दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब समकालीन विश्व में राजनीति के पहले अध्याय शीत युद्ध का दौर का अध्ययन करेंगे। यह इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने शीत युद्ध का अर्थ, उसकी पृष्ठभूमि एवं उसके प्रारंभ के बारे में अध्ययन किया था, जबकि शेष अध्याय का अध्ययन हम आज इस पार्ट 2 में करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, शीत युद्ध के दायरे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध के दायरे के बारे में। दोस्तों जब भी शीत युद्ध के दायरे की बात की जाती है तो इसका अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र जहां दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रशिया एक दूसरे के सामने आए, सैनिक संघर्ष की स्थिति भी बन गई। युद्ध यदा कदा शुरू भी हुआ परंतु कोई विकराल रूप नहीं ले पाया। क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन संकट, वियतनामी युद्ध इसके उदाहरण है। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रशिया एक दूसरे के सामने इतना आ गए थे कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता था, परंतु यह परिस्थिति किसी बड़े युद्ध के रूप में परिवर्तित नहीं हुई। इसी परिस्थिति को शीत युद्ध के दायरे के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध के दायरे में कोई भी परिस्थिति किसी बड़े युद्ध का रूप क्यों नहीं ले सकी, इसके लिए कम से कम 2 कारक जिम्मेदार थे। पहला यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरा ये कि ये दोनों महाशक्तियां खुद भी इस बात को लेकर बहुत सचेत थी कि कोई गलतफहमी किसी बड़े युद्ध का रूप न धारण कर ले। उदाहरण के लिए ये दोनों महाशक्तियां जानती थी अगर गलती से कोई हथियार चल जाए, कोई सैनिक हमला हो जाए गलती से, तो इस बात की भला क्या गारंटी है कि यह युद्ध जानबूझकर या हमला जानबूझकर नहीं किया गया है, यह एक गलती थी या सिर्फ एक सैनिक प्रयास था या सैनिक परीक्षण था। इस बात को ध्यान में रखकर और युद्ध की संभावना को टालने के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच अनेक संधियां हुई। इसमें मुख्य रूप से 3 संधियां अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इनमें पहली थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरी परमाणु अप्रसार संधि और तीसरी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। दोस्तों इन तीनों ही संधियों का उद्देश्य यह था कि जो हथियार ऑलरेडी बने हुए हैं उन हथियारों का उपयोग कम से कम किया जाए और किसी भी ऐसी संभावना को टाला जाए जो युद्ध के रूप में परिणत हो सकती थी, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां जानती थी कि कोई भी गलतफहमी दुनिया को तीसरे महायुद्ध की मार में धकेल सकती है, और जो तीसरा महायुद्ध होगा वो आवश्यक रूप से एक भयंकर महायुद्ध होगा, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर परमाणु और एटॉमिक बमों का इस्तेमाल किया जाएगा और यह भी संभव है कि दुनिया का समूल नाश हो जाए। इसीलिए युद्ध की संभावना को टालने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने और खुद इन महाशक्तियों ने सचेत रूप से कार्य किया। इसीलिए पूरे शीत युद्ध के दौरान हमें कोई भी बड़ा ऐसा युद्ध देखने को नहीं मिलता जो तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने की दिशा में पहला कदम होता। इसीलिए जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हम उन घटनाओं की बात करते हैं जहां युद्ध की स्थितियां तैयार हुई, सेनाएं आमने सामने भी आ गई, परंतु कोई बड़ी लड़ाई शुरू नहीं हुई जो तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती। इसके बाद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता, 2 ध्रुवीयता को चुनौती। अक्सर 12वीं क्लास की प्री बोर्ड की परीक्षा में और बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के सामने यह सवाल आता है क्वेश्चन पेपर में कि किस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 2 ध्रुवीयता का एक विकल्प प्रदान किया। तो इसका अध्ययन दोस्तों हम इस पोर्शन में करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यह जानना युक्ति संगत होगा कि आखिर यह गुटनिरपेक्षता थी क्या। दोस्तों गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना।
क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत रशिया, और ये दोनों अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं का समर्थन कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। और क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के ज्यादातर देश जो एशिया और अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से संबंध रखते थे, वो उभर कर सामने आ रहे थे। अब उनके सामने यह दिक्कत थी कि वो अपने विकास के लिए या तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ थामने या फिर सोवियत रशिया का, और विकास के लिए जरूरी था कि वे इनमें से किसी एक का हाथ थामे। परंतु दिक्कत यह थी कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती थी जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकती थी। तो ऐसे में क्या कोई देश इन दोनों देशों के समूहों में शामिल हुए बिना भी अपने विकास के बारे में सोच सकता था? यह विकल्प प्रदान किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, या गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत कोई देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुआ था, वो इन दोनों गुटों में शामिल हुए बिना ही अपने विकास को अंजाम दे सकता था। लेकिन दोस्तों, गुटनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं था कि दुनिया में घटने वाली तमाम तरह की घटनाओं से अपना मुंह ही मोड़ लिया जाए, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति एक ऐसी नीति थी जिसमें कोई देश किसी भी गुट में शामिल हुए बिना दुनिया की तमाम घटनाओं पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकता था और मदद दोनों ही देशों से, महाशक्तियों से ले सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शासन से जो देश आजाद हुए थे, जो लोग और वो देश इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में थे कि वो विकास के लिए किस देश का दामन थामे, उन देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने या गुटनिरपेक्षता की नीति ने एक विकल्प दिखाया, एक अलग रास्ता दिखाया कि वो इन दोनों देशों में से किसी भी देश के साथ हुए बिना अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता की नीति की विकास की बात की जाए तो सबसे पहले 1956 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम सफल बैठक हुई थी, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो ने भाग लिया था। इन तीनों ने 1956 में एक बैठक की थी जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार सामने आया था, और इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के वामे एनक्रुमा, इन लोगों ने इन तीनों देशों का समर्थन किया था। ये पांचों देश ही सम्मिलित रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कहलाते हैं, या गुटनिरपेक्षता की नीति का जनक इन पांचों देशों को सम्मिलित रूप से माना जाता है। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, और जब इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था तो उसमें कुल 25 देशों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी, जबकि 2006 में जब इसका क्यूबा के हवाना में 14वां सम्मेलन हुआ तो उसमें कुल 116 देश शामिल हुए थे और 15 देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बढ़ते हुए देशों की संख्या हमारे सामने बहुत सारे नतीजों को, परिणामों को सामने रखती है। सबसे पहले तो हम यह देख सकते हैं कि इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या में इजाफा इसलिए हुआ कि 1991 ईस्वी में जो सोवियत रशिया था उसका पतन हो गया था, इसीलिए विश्व की जो दो ध्रुवीयता थी वो खत्म हो गई थी। इसके अलावा कोई दूसरा देश इस दौरान दुनिया में बना नहीं था, इसलिए जो देश पहले रूस में शामिल थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने। यहाँ तक कि जो देश अमेरिका की पूंजीवादी नीति का समर्थन कर रहे थे उनमें से बहुत सारे देशों ने अमेरिका की पूंजीवादी नीति को छोड़कर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य अपने आप को बनाया। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों को उस समय एक नई राह दिखाई जब पूरी दुनिया में दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना उनके लिए आवश्यक था। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति ने उन्हें दिखाया कि एक तीसरा रास्ता भी है जिसे वो अपने विकास के लिए अपना सकते हैं, और इस नीति के तहत उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों की बढ़ती हुई संख्या इस बात को प्रकट करती है कि यह अपने आप में एक सफल आंदोलन रहा। इसने दो भूमिका निभाई। प्रथम तो यह कि इसने दूसरी विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए देशों को एक नई राह दिखाई। दूसरा, इसने महाशक्तियों को के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने से रोका। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की।
यह नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, क्यों इसका जन्म हुआ और क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए थे, यह जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वीं क्लास में सीबीएसई की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी आवश्यक रूप से इस प्रश्न का सामना करते हैं। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश थे वो सारे के सारे तीसरी दुनिया के देश थे। तीसरी दुनिया के देशों का मतलब यह है कि वो सारे ही देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए थे, उपनिवेशवाद के एक लंबे शासन का सामना करने के बाद आजाद हुए थे, और ये सारे के सारे गरीब देश थे। इनके सामने भूखमरी, अशिक्षा, अल्प विकास, ये सारे जो मुद्दे थे मुंह उठाए हुए खड़े थे, और इन्हीं सारे देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो लक्ष्य तय किया गया था वह यह तय किया गया था कि महाशक्तियों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करके बीच का रास्ता निकालना है, ताकि दुनिया किसी तीसरे विश्व युद्ध की आग में ना झुलसे। लेकिन दोस्तों, ये जो तीसरी दुनिया के देश थे इनकी समस्याएं दूसरी थी। भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी, अल्प विकास, ये उनकी वो समस्याएं थी जिनका सामना उनको करना था, और बिना इनका सामना किए वो कभी भी अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे। परंतु दिक्कत ये थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, और आर्थिक दृष्टिकोण से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसीलिए धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप आर्थिक होता चला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने अपने आर्थिक विकास के बारे में सोचना शुरू किया। इसीलिए दोस्तों 1972 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात अंकटाड ने एक दस्तावेज जारी किया जिसका नाम था टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। दोस्तों, यह दस्तावेज तीसरी दुनिया के उन देशों के आर्थिक विकास के लिए पास किया गया था जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद के एक लंबे शासन से आजाद हुए थे और जिन्होंने अपने आप को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया था। इस दस्तावेज के माध्यम से इन अल्पविकसित देशों को विकास के अवसर प्रदान किए गए थे, और इस दस्तावेज के अंतर्गत 4 बातें कही गई थी जिनके द्वारा ये अल्पविकसित देश अपने विकास को अंजाम दे सकते थे। दोस्तों, इसमें पहली जो बात कही गई थी वो थी अपने संसाधनों पर नियंत्रण। इसके अंतर्गत यह बात मानी गई कि अल्प विकसित देश जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य हैं, अब तक उनके संसाधनों का इस्तेमाल इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश करते हुए आए हैं, परंतु अब औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया है। इसीलिए अब इन देशों के पास जो संसाधन है उन संसाधनों पर अब इन्हीं देशों का अपना नियंत्रण होगा। और दूसरा इसमें था पश्चिमी देशों के बाजारों तक पहुंच। इस पॉलिसी में यह बात सामने रखी गई कि ये अल्पविकसित देश जो अपना सामान बनाएंगे उसको बेचने के लिए ये यूरोपीय देशों में भी अपने उत्पाद को भेज सकते हैं। मतलब यह है कि अब उनके लिए दुनिया के किसी भी देश में, खासतौर पर पश्चिमी देशों में जाकर अपने सामान को बेचना आसान होगा, कोई भी बंदिश उनके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। और दोस्तों, इसमें तीसरी बात जो कही गई थी वो ये कि कम लागत पर पश्चिमी प्रौद्योगिकी का आयात। मतलब ये जो वस्तुएं बनाएंगे, तीसरी दुनिया के अल्पविकसित देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन करेंगे और उन वस्तुओं को उत्पादित करने में जिस मशीनों का, कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वह पश्चिमी देशों में उपलब्ध है तो ये देश कम कीमत का भुगतान करके उस प्रौद्योगिकी को अपने देश में मंगा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो चौथी बात कही गई थी वह यह कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनिसेफ हुआ, यूएनओ हुआ, ताकि ये देश खुद अपने नजरिए से अपने विकास के लक्ष्यों को तय कर सकें। तो ये 4 बातें इसमें शामिल की गई थी जिसके द्वारा इन अल्प विकसित देशों को विकास के अवसर मुहैया कराए जा सकते थे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए थे। इसी व्यवस्था को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या सिस्टम कहा गया। दोस्तों, अब बात आती है भारत और शीत युद्ध के मुद्दे की, कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका थी और भारत ने अपने आप को किस खेमे में शामिल रखा। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने जो भूमिका निभाई वह बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। शीत युद्ध में भारत के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को 2 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला तो ये
कि भारत ने स्वयं अपने आप को महाशक्तियों के खेमे से दूर रखा। मतलब यह कि भारत ना तो अमेरिका के साथ हुआ और ना ही सोवियत रशिया के साथ हुआ, बल्कि भारत ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया। और दूसरा ये कि जब भारत खुद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना तो उसने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए देशों को भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया, और उन देशों का जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए थे उनका संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में जाने का या सोवियत रशिया के खेमे में जाने का विरोध किया। और उन्होंने बहुत सारे देशों को समझाया कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुने, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन्हें विकास के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ और उसने अपने आप को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया और किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया, तो इससे भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। सबसे पहले तो यह है कि वह अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकता था। वह हर ऐसी स्थिति को चुन सकता था जिससे उसको मुनाफा होता। अब वो मुनाफा उसे चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हो या सोवियत रशिया से प्राप्त हो, भारत बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के उनका साथ प्राप्त कर सकता था, क्योंकि वह किसी के भी साथ नहीं था बल्कि दोनों के साथ था। और साथ ही वह हमेशा इस स्थिति में रहा कि यदि एक महाशक्ति उसके खिलाफ कुछ नीति का प्रयोग करती है तो वो दूसरी महाशक्ति से कभी भी सहायता प्राप्त कर सकता था। यह उसकी समझदारी का परिणाम था, परिचायक था कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जब भारत आजाद होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया तो कैसे उसने तत्कालीन समस्याओं का सामना किया। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संबंधी भारत की जो नीति है उसकी दो आधारों पर आलोचना भी की जाती है। पहला तो यह माना जाता है कि भारत ने अपनी जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी वह दरअसल सिद्धांत विहीन थी, उसमें कोई सिद्धांत नहीं था, क्योंकि भारत की जो नीति थी कभी भी परिपक्व रूप में नहीं आई। लेकिन दोस्तों, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारत की सिद्धांत विहीनता की नीति नहीं थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन, बल्कि वह उसके सिद्धांत को दिखाता था जिसके अंतर्गत उसने एक समझदार देश के रूप में अपने निर्णय लिए। उसने न केवल अपने आप को शीत युद्ध की आग से अलग रखा बल्कि दूसरे देशों को भी उसमें शामिल होने से रोका। दूसरा दोस्तों, कुछ लोगों का इस आधार पर भी गुटनिरपेक्षता की नीति के संबंधी भारत की आलोचना में विश्वास रहा है कि भारत का जो रुख था शुरू से ही रूस के प्रति था। लेकिन दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि भारत ने कभी भी ना तो रूस का साथ लिया और ना ही अमेरिका का साथ लिया। 1971 ईस्वी में जब भारत के सामने बांग्लादेश का संकट आया था तब उसने रूस से जरूर एक समझौता किया था, और वह समझौता इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था कि यदि भारत के सामने कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि उसे विदेशी सहायता प्राप्त करनी पड़े तो रूस यह विदेशी सहायता भारत को प्रदान कराएगा। इसीलिए यह माना जा सकता है दोस्तों कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, तटस्थ रहने की नीति थी, वो अपने आप में एक सफल नीति थी। और उसकी सफलता का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लंबे समय तक इसके सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ, जबकि एक बिंदु के बाद खुद सोवियत संघ का या सोवियत रशिया का पतन हो गया। तो यह बात दिखाती है दोस्तों कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ना तो सिद्धांत विहीन थी और न ही उसका जो रुख था वो रूस के प्रति था, बल्कि भारत हमेशा से इस स्थिति में था कि वह बिना किसी दूसरे देश के हित को नुकसान पहुंचाए अपने लाभ की स्थिति का निर्णय ले सकता था। दोस्तों, अब हम आते हैं इस अध्याय के चित्रों पर, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा और प्री बोर्ड की परीक्षा में जब विद्यार्थी बैठते हैं तो उनको पाठ्य पुस्तक के कुछ चित्र दिए जाते हैं और वो 6 या 4 नंबर के होते हैं, जिनमें से उन चित्रों का अर्थ पूछा जाता है। दोस्तों, यह चित्र है जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ को एक साथ दिखाया गया है और पीछे से जो अमेरिका है उसने अपना हाथ चीन को पकड़ाया हुआ है, और इस चित्र को जो नाम दिया गया है वह है राजनीतिक वसंत, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ। दोस्तों, इस चित्र से यह पता चलता है कि शीत युद्ध के दौरान जब अमेरिका और रूस के बीच परमाणु अप्रसार संधियां की जाने लगी तो एक समय ऐसा आया कि जब ऐसा लगने लगा था कि भारत की रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थिति समाप्त होने को है और सब कुछ ठीक होने को है। परंतु ऐसे मौसम में भी अमेरिका ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने चीन को अपने साथ मिलाया, क्योंकि चीन पहले साम्यवाद को अपनाता था, लेकिन उसने चीन को अपने साथ मिलाया और उसने यह काम इस तरह से किया कि खुद
रूस को इस बात की भनक नहीं थी। इस चित्र में हम देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाली लेडी का चित्र, उसका हाथ पीछे से चीन ने पकड़ा हुआ है और रूस को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है जब भी आप परीक्षा में इस चित्र का सामना करें। दोस्तों ये जो दूसरा चित्र है इसमें है एक नज़र इस पर भी, इधर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। इस चित्र में दोस्तों यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि 1970 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वियतनाम को अपने नियंत्रण में लाने के लिए अमेरिका को किन औजारों का, किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परंतु जब अमेरिका इस असमंजस में है उससे पहले ही वियतनाम ने, जिसे एक केकड़े या बिच्छू के रूप में दिखाया गया है, उसने स्वयं अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया। तो ये 1970 के दशक के अमेरिकी और वियतनामी युद्ध की पृष्ठभूमि को दिखाता है कि जब अमेरिका वियतनाम में कब्जे की नीति को लेकर असमंजस में था, उससे पहले ही वियतनाम ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया। तो दोस्तों ये था 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।